साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर सेंटर पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम अगस्त 2025 के पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। ये करंट अफेयर एमसीक्यू टाइप में होने वाला है। तो आप बताइएगा कि आपके अंत में कितने परसेंट सही बने हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए आज की बेहद महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, नीति आयोग या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ये 2000 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है। आपको बताना है किस कंपनी को ये लाइसेंस दिया गया है। ऑप्शन है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, स्टारलिंक या टेस्ला। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टारलिंक। स्टारलिंक को दोस्तों ये लाइसेंस प्रदान किया गया है भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है आंग सान सूकी, मिन आंग हाइलिंग, न्यो सा या विन मियंट। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यो सा। अगला सवाल है दोस्तों अपना, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। ऑप्शन है रोड्रिगो दुर्दुते, बेनिनगो एक्विनो तृतीय या फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर या ग्लोरिया मेकापागल अरोयो। बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा। फिलीपींस के वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो अगस्त 2025 में भारत में आए हैं। बताना है आपको ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। दोस्तों ये भारत की यात्रा पर 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली आए थे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है। बताना है दोस्तों आपको इस पारंपरिक महोत्सव का विषय क्या है। ऑप्शन है खाड़ी की लय, एशिया की 7 ध्वनियाँ, सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग या एशिया की संगीत में एकता। सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शब्द सुर 7 राष्ट्र 1 राग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया ये बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र या दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा या विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अंत में ये बताइएगा कि आपके कितने परसेंट सही बने। दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए बेहद मोटिवेशन का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों अपना, IATA की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों विमानन बाजार में भारत किस स्थान पर स्टैंड करता है। ऑप्शन है थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ या फोर्थ। बताइए दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का, तीसरा, पांचवा, छठा या चौथा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पांचवा स्थान भारत का है IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कर्तव्य भवन 3 का कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। बताना है आपको कर्तव्य भवन 3। दोस्तों कर्तव्य भवन जो अपने राष्ट्रपति भवन से लेकर के और संसद भवन तक है दोस्तों कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट विभाग है जैसे वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, इन सब के कार्यालय खोले जाएंगे। तो इसी श्रेणी में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन जो अगस्त 2025 में मोदी जी के द्वारा किया गया, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपको ये बताना है। ऑप्शन है रायसीना हिल, राजपथ, कर्तव्य पथ या डी संसद मार्ग। बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों अपना, अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी में बादल फट गया था और बाढ़ के हालात हो गए थे। ये बताना है आपको ये कौन सा क्षेत्र था जो इस बाढ़ से प्रभावित था। ऑप्शन है अपना दोस्तों यमुनोत्री, धराली के पास खीरगढ़,
केदारनाथ घाटी या टिहरी जलाशय? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धराली के पास खीरगढ़। खीरगढ़ क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अपना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? आपको बताना है 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे, इसमें कौन सी हिंदी फिल्म है उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है जवान, सेम बहादुर, 12वीं फेल या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रांत मैसी के द्वारा अभिनय किया गया 12वीं फेल, जो कि मनोज शर्मा अपने आईपीएस है, उनकी जीवनी पर आधारित है दोस्तों ये फिल्म 12वीं फेल। आपको याद रखना है इस फिल्म को दिया गया। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। इस 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, वो शाहरुख खान को जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। इसके साथ-साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया और राष्ट्रीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाली फिल्म सेम बहादुर को चुना गया। सेम बहादुर एक फौजी की कहानी है, इसको दोस्तों चुना गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अपना। 6 अगस्त 2025 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो रेट यानी वर्तमान रेपो दर क्या है दोस्तों, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 5.25, 5.50, 5.75 या 6। ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 6 अगस्त 2025 के अनुसार आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, इसमें आपको बताना है रेपो रेट क्या थी। रेपो रेट क्या थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 5.50। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। 2025 में खाद्य और शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? दोस्तों आपको पता है एम एस स्वामीनाथन कौन है? भारत में जब 1966-67 के अंदर हरित क्रांति आई थी दोस्तों, तो हरित क्रांति के भारत के अंदर जनक थे, वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का जन्म 1925 में हुआ था और 2025 में दोस्तों इनके पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं, जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी के तहत दोस्तों एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किए गए हैं। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता क्योंकि इनके तो डेथ हो चुकी है। डेथ क्या-क्या कहें हम, ये तो लेजेंड थे, इनका निधन हो चुका है। ऑप्शन बी है डॉक्टर वंदना शिवा, ऑप्शन सी है नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनले और ऑप्शन डी है प्रोफेसर युआन लोंगपिंग। बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनले को दोस्तों पहला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। हाल ही में दोस्तों 7 से 9 अगस्त 2025 को पूषा नई दिल्ली के अंदर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इसका विषय था दोस्तों एवरग्रीन क्रांति, बायो हैप्पीनेस की राह। दोस्तों कोई भी अगर सम्मेलन होता है, अगर कोई बैठक होती है, तो उसका जो विषय होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको बड़े ध्यान से याद रखना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एम एस स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो आपको याद रखना है एवरग्रीन क्रांति, बायो हैप्पीनेस की राह। इसी में दोस्तों जो सम्मेलन के अंदर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किए गए। ये पुरस्कार दोस्तों खाद्य सुरक्षा और शांति के लिए दिए जाएँगे और पहला जो पुरस्कार है उसकी घोषणा दोस्तों मोदी जी ने की और ये पहला पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर एडेमोला एडेनले, जो कि नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर एडेमोला एडेनले को मोदी जी ने ये पुरस्कार दिया। ये बेहद महत्वपूर्ण है, पहली बार दिया गया है दोस्तों। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अपना। संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही सीधा-सा प्रश्न ये है दोस्तों कि तटीय नौवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भारतीय जल क्षेत्र से विदेशी जहाज़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, सभी भारतीय बंदरगाहों का निजीकरण करना, ऑप्शन सी है भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, या तटीय और हवाई परिवहन प्राधिकरणों का विलय करना। बताना है दोस्तों आपको ऑप्शन कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा। तटीय नौवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य, दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? आपको बताना है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन है दोस्तों भविष्य के लिए हथकरघा, एकता के सूत्र, परंपरा में नवाचार का समावेश या आत्मनिर्भर भारत। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परंपरा में नवाचार का समावेश। दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको, कोई सम्मेलन होता है, कोई बैठक होती है, कोई दिवस होता है, कोई शताब्दी वर्ष होता है, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है या थीम होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अन्य प्रश्नों से ज़्यादा होती है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा।
तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या थी? परंपरा में नवाचार का समावेश। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा किया गया है। आपको इस रेलगाड़ी का नाम बताना है। ऑप्शन है वज्र, रुदस्त्र, गरुड़ या अग्निवेग। बताइए दोस्तों इसका इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुदस्त्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिले? आपको बताना है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात है वो 15 अगस्त 2025 को, जब पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो ये दोनों कहाँ मुलाकात कर रहे थे? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, अलास्का या मॉस्को। बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलास्का में। दोस्तों हमें पता है 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए पुतिन बाबा हैं, ये अपने सरपंची करने के लिए, और अब इन दोनों की मुलाकात हो रही थी ताकि इन दोनों में मुलाकात करके इस युद्ध को रोका जा सके। और लेकिन इस मुलाकात का कोई इसमें समझौता नहीं हुआ, इस मुलाकात का कोई सार नहीं निकला, ये मुलाकात विफल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना दोस्तों, अगस्त 2025 में शुरू किए गए नई रेलवे राउंड ट्रिप योजना पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना में यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? दोस्तों इसका ऑप्शन है 10%, 15%, 20% या 25%। बताना है दोस्तों आपको कितनी छूट मिलेगी यात्रियों को। दोस्तों राउंड ट्रिप योजना में क्या होता है कि एक एक साइड से जाते हैं और दूसरी साइड से आते हैं, दोनों की अगर एक साथ बुकिंग कराते हैं तो इस योजना के तहत दोस्तों 20% की छूट दी जाती है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 2025 में इस आयोजन में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। दोस्तों फिलिस्तीन देश है ना, इसको मान्यता देगा। कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया देगा। और किस आयोजन में देगा ये आपको बताना है। 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? बताइए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में या 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में या आसियान शिखर सम्मेलन में? किस सम्मेलन में देगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों अपना, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? यानी 2025 का जो इनकम टैक्स का जो नियम है दोस्तों, विधेयक है, इससे पहले कौन-सा विधेयक बना हुआ है ये आपको बताना है। किस स्थान पर ये विधेयक है, वो किस पुराने विधेयक का स्थान लेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर संहिता 2010, प्रत्यक्ष कर संपत्ति अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1961 या कराधान कानून अधिनियम 1980। किस स्थान पर ये दोस्तों नया कानून आएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर अब आयकर विधेयक 2025 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पहुंच गई है? किस स्तर पर पहुंच गई है? दोस्तों जो सोलर पैनल होता है ना, सौर ऊर्जा, उससे दोस्तों ऊर्जा निर्माण की क्षमता 2.3 गीगावाट थी 2014 में। अब दोस्तों 2025 में कितनी पहुंच गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट या 120 गीगावाट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 गीगावाट। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों भारत ने आधिकारिक रूप से 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल पर से जो दोस्तों जो एनर्जी निर्माण होता है, उसमें 100 गीगावाट क्षमता है वो प्राप्त कर ली है। दोस्तों 2014 में ये क्षमता मात्र 2.3 गीगावाट थी। 2030 में दोस्तों इसको 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो थोड़े से लीक से हटकर होते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इन प्रश्नों को, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट वाले होते हैं। हम इनमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, वो प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अपना, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान देश की घोषणा कब की जाएगी? दोस्तों जो 2030 के राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, उनके मेज़बान देश की घोषणा कब की जाएगी? ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन ए है अगस्त 2025 दिल्ली, सितंबर 2025 टोरंटो, नवंबर 2025 ग्लासगो या दिसंबर 2025 लंदन। बताना है दोस्तों कब की जाएगी? दोस्तों जब पुराना दो जैसे ही ये अपना जो अभी चल रहा है दोस्तों, जो इस ग्लासगो है ना, ग्लासगो, इसके अंदर जो होंगे राष्ट्रमंडल खेल, उसके तुरंत बाद दोस्तों अगले 2030 वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान की घोषणा कब की जाएगी? फिलहाल इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नवंबर 2025 ग्लासगो के अंदर 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान देश की घोषणा की जाएगी। दोस्तों 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है कि भारत इसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है, और भारत ने अहमदाबाद जो अपना गुजरात का शहर है, इसको दोस्तों मेज़बानी करने के लिए और अपने जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दे दी है कि अहमदाबाद के अंदर हम राष्ट्रमंडल खेल
करवा लेंगे। अगर हमें मेज़बानी मिलती है तो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल है वो भारत के अंदर आयोजित किए जाएँगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना, भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेज़बान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड्स मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों जो मास्टर्स वर्ग होते हैं, ये 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए होते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 में शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अर्जुन, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों मास्टर्स वर्ग वो अलग है जो मैं अभी चर्चा करने वाला था, लेकिन ये अलग है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 है, ये अलग है दोस्तों। वो मैं जो मास्टर्स वर्ग की बात कर रहा हूँ, वो दोस्तों अन्य जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है उसके अंदर होते हैं। इसके बारे में सॉरी, मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता दोस्तों? ऑप्शन है अर्जुन एरिगेसी, कार्तिकेयन मुरली, विंसेंट कीमर या अनीश गिरी। इसका सही आंसर बताना दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विंसेंट कीमर। इसकी फोटो देख सकते हैं आप, बड़ा मतलब गंभीर चेहरा देख सकते हो आप। ये है विंसेंट कीमर साहब। दोस्तों इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट जीता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सरकार से संबंधित प्रश्न है, ये बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको बताना है फिलहाल कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने भाषण दिया, तो वो भाषण कितने समय का था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 43 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1 घंटा 43 मिनट का भाषण मोदी जी ने दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? यानी भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? दोस्तों कब तक भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? ऑप्शन है 2030, 2035, 2040 या 2047। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2035। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग ही इस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए? दोस्तों आपको बताना है कि मंत्री है चीन के विदेश मंत्री वांग ही, ये दोस्तों कौन सी घटना के बाद भारत के अंदर पहली बार आए हैं अगस्त 2025 में? ऑप्शन है डोकलाम टकराव 2017, गलवान घाटी संघर्ष 2020, एससीओ यानी संघाई शिखर सम्मेलन 2023 या ब्रिक्स विस्तार 2024। कौन सी घटना के बाद दोस्तों ये वान यिंग है, ये पहली बार भारत आए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गलवान घाटी संघर्ष 2020। दोस्तों कोरोना और गलवान घाटी के बाद भारत और चीन के रिश्ते थोड़े से कमजोर हो गए थे, तो इसी के बाद ये पहली बार है वो विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री वांग ही है, ये 18-19 अगस्त 2025 को भारत की यात्रा पर आए। गलवान घाटी संघर्ष और वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी 2024 के बाद ये पहली यात्रा है इनकी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वीं भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों ये नौसैनिक अभ्यास है, किसी भी प्रकार के अभ्यास है, भले ही सेना से जुड़े हुए कौन से भी अभ्यास है, इनसे प्रश्न एक प्रश्न पर जरूर बनता है दोस्तों। तो ये जितने भी 10, 15, 20 जो अभ्यास होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। फिलहाल आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो 12वीं अभ्यास हुआ है, नौसैनिक अभ्यास, इसका दोस्तों नाम क्या है? ऑप्शन है मिलान, लाइन सेक्स और वरुण या इंद्र। बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? स्लिनेक्स होना चाहिए ये नाम, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों, स्लिनेक्स होना चाहिए इसका नाम, स्लिनेक्स। आगे इसका देखते हैं, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लिनेक्स नाम होगा इसका। आप देख सकते हो, ये देखिए स्लिनेक्स देख सकते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा ने मिलकर के, और श्रीलंका के जहाज हैं वो है एसएलएनएस विजय बाहु और एसएलएनएस शिवरा, यानी इंडियन नेवल शिप ज्योति है, इंडियन नेवल शिप राणा है, श्रीलंकन नेवल शिप है विजय बाहु और श्रीलंकन नेवल शिप है शिवरा। इनने मिलकर के एक अभ्यास जिसका नाम है स्लिनेक्स, याद रखना है आपको स्लिनेक्स। वहां पर मिस प्रिंट हुआ था, गलत प्रिंट हो गया था दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं एक बार फिर से। अभ्यास हम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं दोस्तों, अभी नया चैनल है अपना तो गलतियां हो रही है, लेकिन जैसे-जैसे आपके आपसे मोटिवेशन मिलेगा, हम इस चैनल को ग्रो करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। अभ्यासों में दोस्तों इसमें क्या-क्या हुआ, वीबीएसएस संचालन, तोपखाना, स्क्रीनिंग, ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति, फ्लैशिंग, ईंधन भरने की तरीके, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। फिलहाल आपको इतना सा याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो 12वीं नौसैनिक अभ्यास हुए थे, उसका नाम है सलिनेक्स, याद रखना है आपको सलिनेक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अपना,
भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित हो गई थी? हमने अभी चर्चा की थी दोस्तों। कौन-सी? जो भारत और चीन के बीच दोस्तों पहले सीधी उड़ान होती थी, मतलब अगर आपको भारत से चीन जाना है, तो सीधे जा सकते थे। ये डायरेक्ट दोस्तों रेलवे से सॉरी रेलवे नहीं अपने यार जो सेवा वायुमार्ग सेवाएँ थी। लेकिन फिर 2 घटनाओं के बाद दोस्तों ये जो सेवाएँ हैं ये बंद कर दी गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पुलवामा हमला, बालाकोट हमला, ऑप्शन बी है कारगिल युद्ध या मुंबई हमला, ऑप्शन सी है डोकलाम गतिरोध या गलवान घाटी संघर्ष, ऑप्शन डी है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या एससीओ शिखर सम्मेलन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डोकलाम गतिरोध और 2020 का गलवान घाटी संघर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? दोस्तों हमें पता है सितंबर के अंदर अभी चुनाव होने हैं उपराष्ट्रपति के, तो इसमें इंडिया गठबंधन ने दोस्तों कौन-सा उम्मीदवार खड़ा किया है, ये आपको बताना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी या मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। और दोस्तों हम उनकी बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को दोस्तों अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार है वो न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को नामित किया गया है। ये इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर दोस्तों ज़्यादा याद रहती है इसलिए मैंने इसकी तस्वीर लगाई है। आगे बढ़ते हैं, इसकी नहीं सॉरी इनकी तस्वीर लगाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आईआरबीएम अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? ये आपको बताना है कि अगस्त 2025 में जो उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों अग्नि 5, इसकी मारक क्षमता बतानी है आपको कितनी है? दोस्तों ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 प्लस किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। दोस्तों इसकी मारक क्षमता कितनी है ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लगभग 5500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। फिर भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों 20 अगस्त 2025 को भारत ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा से अग्नि 5 की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों ये एमआईआरवी तकनीक पर आधारित है। इसकी मारक क्षमता भी 5000 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों लगभग 5500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने दोस्तों स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ट्राई, यूआईडीएआई, नीति आयोग या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों हमें पता है आधार कौन बनाता है? आधार यूआईडीएआई बनाता है, तो इन्होंने ही साझेदारी की है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों यूरेनस उपग्रह ना, इसका एक नया 29वां उपग्रह खोजा गया है। दोस्तों पृथ्वी की तरह यूरेनस के ऊपर है सॉरी ग्रह है, इनका उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का चांद है उसी प्रकार से यूरेनस के उपग्रह हैं वो 28 खोजे जा चुके थे, अब 29वां खोजा गया है। दोस्तों इस 29वें का नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है S/2025 U1 या यूरा 29, S/2025 M1 या नियो U1। बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, S/2025 U1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, ये सॉरी इससे थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। दोस्तों यह खोज साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व वाली एक टीम ने 2 फरवरी 2025 को की थी। यूरेनस के चंद्रमाओं की कुल संख्या 29 हो गई है। चंद्रमाओं का मतलब दोस्तों उनके उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। और इसका अनुमान है कि जो नया खोजा गया है उपग्रह उसका नाम दोस्तों उसका जो व्यास है वो 10 किलोमीटर है, केवल 10 किलोमीटर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों 2025 अगस्त 2025 तक दोस्तों इसरो के अध्यक्ष बताना है कौन आपको। ऑप्शन है के शिवन, एस सोमनाथ, वी नारायणन या जी माधवन नायन। ऑप्शन ए, बी, सी या डी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वी नारायणन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है सामाजिक शैक्षणिक खेल, ई स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी, दांव लगाए गए ऑनलाइन मनी गेम्स या साहसिक गेम। बताना दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्किल हो गया, इस प्रकार के जो गेम है ना, प्लेइंग 11 है, इस प्रकार के जो सट्टेबाजी वाले गेम हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों उन्हीं गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है जो
ऑनलाइन रियल मनी जो होते हैं ना, वास्तविक जो पैसा होता है, उनसे जुड़े हुए जो गेम है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सट्टेबाज़ी या दाँव लगाने वाले ऑनलाइन रियल मनी गेम होते हैं ना, एक है ना, वो उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि 21 अगस्त 2025 को संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। ये दोस्तों पैसे वाले गेम, इनके विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बार-बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया गया है। दोस्तों ये चर्चा में है, काफ़ी बहुत चर्चा में है, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा बिज़नेस था और ये लगभग बंद हो गया है। तो इसमें आपको बड़े ध्यान से इसको याद रखना है कि कब पारित हुआ था ये 21 अगस्त 2025 को। दोस्तों डेट याद नहीं रहेगी, ये याद रह जाएगा, क्यों लगाया गया ये याद रह जाएगा, सज़ा वगैरह याद रह जाएगी, लेकिन ये कब पारित किया है, ये आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि 21 अगस्त 2025 को ये संसद ने पारित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में पिछले आदेश में संशोधन किया। दोस्तों आदेश उन्होंने ये दिया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, इनको उनका कुछ उनको ना पकड़-पकड़ के बंद किया जाए, क्योंकि ये काट लेते हैं और इनसे रेबीज़ नामक रोग हो रहे हैं। तो अदालत ने ये बेहद तीखा, जो कहते हैं ना, आदेश दिया था कि जो हमें कुत्ते हैं ना, कुत्ते, उनको हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाए कि अपने बच्चों को ये काट रहे हैं और रेबीज़ जैसे भयानक रोग हो रहे हैं। फिर काफ़ी बहुत सारे संगठन हैं, उन्होंने विरोध कर दिया था। उसके बाद अदालत ने अपना निर्णय वापस ले लिया और उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा आदेश दिया। वो क्या था, ये आपको बताना है। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जाएगा। क्या करने के बाद छोड़ सकते हैं? रेबीज उपचार करने के बाद छोड़ेंगे, नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ेंगे, या एमसीडी पंजीकरण के बाद छोड़ेंगे, या पशु प्रेमी द्वारा गोद लिए जाने के बाद छोड़ेंगे। दोस्तों कब छोड़ेंगे, ये आपको बताना है कि अदालत ने क्या संशोधन किया था। ऑप्शन देख दोबारा देखिए, ए, बी, सी और डी पढ़िए और बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन कुत्तों को वापस छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शन ए चंद्रयान फर्स्ट, ऑप्शन बी है वो चंद्रयान सेकंड, ऑप्शन सी चंद्रयान थर्ड, या मंगलयान। कौन सी दोस्तों उपलब्धि के बाद है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रयान थर्ड। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा खींच के लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? आपको बताना है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और अंडर 20 यानी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की और 72 किलोग्राम वजन में भारत ने को स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, ये बताना है आपको। ऑप्शन है प्रिया मलिक, काजल दोचक, रीना या श्रुति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी काजल दोचक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो आपको पता ही है, अजीत डोभाल जी हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है आपको। दोस्तों ऑप्शन है राजेंद्र खन्ना, अनीश दयाल सिंह, टीवी रविचंद्रन या पवन कुमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। 1988 के आईपीएस मणिपुर कैडर के और सीआरपीएफ और आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को दोस्तों अजीत डोभाल के अधीन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहाँ शुरू किया गया है? आपको बताना है दोस्तों। जो ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरी के ऊपर दोस्तों सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो हटाने योग्य हैं, ये रिमूवेबल है। दोस्तों ये सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत कहाँ शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में, या बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, डीजल लोको शेड भोपाल में, उत्तर पश्चिमी रेलवे वर्कशॉप जयपुर में। बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत कहाँ शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? आपको बताना है डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता। ऑप्शन है ईस्ट बंगाल जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब या डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब।
इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 23 अगस्त 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में डायमंड हार्बर एफसी यानी फुटबॉल क्लब पर 6-1 से जीत दर्ज करने के बाद डुरंड कप का खिताब जीता। दोस्तों सारी बातें आपको याद रखनी है कि एक फाइनल कहाँ खेला गया, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम के अंदर। और दोस्तों उप विजेता कौन था, हार्बर एफसी यानी हार्बर फुटबॉल क्लब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी क्या है? आपको बताना है भारत में महिला कार्यबल भागीदारी 2023-24 की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताना है आपको कितनी है। ऑप्शन है 22%, 34%, 40.3% या 47.5%। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 22, 34, 40 या 47? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 40.3 यानी 40.3% याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, श्रम सॉरी इसकी अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिला कार्यबल भागीदारी दोस्तों 22% से बढ़कर के 40% हो गई है। 22% थी 2017-18 में और 5 साल बाद 2023-24 के अंदर लगभग 40% हो गई है। और बेरोजगारी दर भी दोस्तों 5.6% से घट करके 3.2% रह गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब और कहां सफलतापूर्वक आयोजित किया? ऑप्शन है 15 अगस्त 2025 चांदीपुर, 24 अगस्त 2025 श्रीहरिकोटा, 19 अगस्त 2025 बेंगलुरु या 25 अगस्त 2025 अहमदाबाद। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो ने गगनयान मिशन के तहत अपना एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट दोस्तों कब और कहां सफलतापूर्वक आयोजित किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ये आपको बताना है। अहमदाबाद के अंदर 2025 की जो राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने? ये आपको बताना है। ऑप्शन है 49, 48, 50 या 45। कौन से दोस्तों भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताना है दोस्तों आपको सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 48 किलोग्राम। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। ये मीराबाई चानू जी आप देख रहे हैं, ये भारतीय प्रसिद्ध भारोत्तोलक खिलाड़ी है, यानी वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग करती है दोस्तों। ये अहमदाबाद में 2025 की जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 25 अगस्त 2025 को महिलाओं की 48 किलोग्राम की कैटेगरी में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अपना, अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इन अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या बताया गया है दोस्तों? क्यों लगाए हैं ये टैरिफ? ऑप्शन है भारत की निर्यात सब्सिडी और मुद्रा हेरफेर, भारत के उच्च टैरिफ, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध, अगला है भारत की पर्यावरण और जलवायु नीतियां, या भारत का बढ़ता सॉफ्टवेयर और आईटी निर्यात। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है, आपको पता ही होगा कि रूस के साथ भारत के जो संबंध है उनसे चिढ़ा हुआ है अमेरिका, इसीलिए उन्होंने टैरिफ लगाया है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के उच्च टैरिफ, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को दोस्तों लगभग 1894 की बात है, 1894-96 की बात है, यहाँ पर ये बनाया था। आप इसको गूगल कर लेना, इसके बारे में संपूर्ण 1-2 उत्सव और भी इन्होंने बड़े शुरू किए थे इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। गणेश चतुर्थी के अलावा 1-2 उत्सव और भी है, वो भी आप देख लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 26 अगस्त 2025 को पीएम मोदी जी नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बीईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? दोस्तों जापानी कंपनी है अपनी, कौन-सी? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने अहमदाबाद के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नया उद्घाटन किया है। दोस्तों ये उद्घाटन मोदी जी ने किया, मोदी जी वहाँ पर गए थे। तो ये इसका नया नाम क्या है दोस्तों? उन्होंने क्या नाम दिया है इस जो अपने बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, इसको नया नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों आपको याद रखना बताना है। ई बलेनो, ई विटारा, ई स्विफ्ट या ई डिज़ायर? दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कि मोदी जी ने 26 अगस्त 2025 को मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किया। ये इलेक्ट्रिक वाहन का नाम बताना है आपको। इसका सही नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, ई विटारा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मोदी जी ने 26 अगस्त 2025 को अहमदाबाद के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक
बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा और जो लिथियम आयरन बैटरी संयंत्र है इसका उद्घाटन किया। ये मोदी जी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके तहत मारुति ने एक बड़ी घोषणा की थी। मारुति दोस्तों भारत के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाएगी। ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। इसी सम्मेलन के दौरान इन्होंने जो मारुति सुजुकी के हेड है, उन्होंने ये घोषणा की थी भारत के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी मारुति सुजुकी। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त के लिए संशोधित ऋण राशि क्या है? कितनी दोस्तों, पहले कितनी थी और अब कितनी, ये आपको बताना है। अगस्त 2025 में दोबारा से दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राशि बढ़ा दी गई है। वो आपको बताना है कितनी बढ़ाई गई है, पहले कितनी थी और अब कितनी की गई है। दोस्तों इस स्वनिधि योजना के तहत पहले दोस्तों 10,000 रुपए राशि थी और अब कितनी कर दी है? 15,000 रुपए कर दी है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई या न्यायमूर्ति यू यू ललित। बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तीनों ने दोस्तों इस कोलेजियम का नेतृत्व किया। दोस्तों हमें पता है नेतृत्व कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सीजीआई है, ये वो करते हैं। और सीजीआई कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति बी आर गवई। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि न्यायमूर्ति आलोक आराधे और विपुल जी है, ये कहाँ से आए हैं। दोस्तों न्यायमूर्ति आलोक आराधे जी हैं, ये दोस्तों इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जबकि न्यायमूर्ति विपुल पंचोली जी हैं, ये दोस्तों पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन दोनों की नियुक्ति अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए दोस्तों जस्टिस कर दी गई है, न्यायाधीश कर दी गई है। इसकी अनुशंसा दोस्तों 5 सदस्यीय कोलेजियम ने की थी। इसकी अध्यक्षता बी आर गवई ने की थी। 4 अन्य सदस्य के नाम भी आप देख लीजिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी, जेके माहेश्वरी जी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना जी। इन्होंने दोस्तों इन पैनल के अंदर कोलेजियम के इस कोलेजियम ने दोस्तों इन 2 जजों की दोस्तों सिफारिश की थी और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमोट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों अपना, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? आपको बताना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो काफ़ी पॉपुलर योजना है दोस्तों, इनके 28 अगस्त 2025 को कितने वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 9 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है संजय कुमार वर्मा, दिनेश के पटनायक, विक्रम मिश्री या एस जयशंकर। बताइए दोस्तों किसे कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपको इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि दोस्तों कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 2 देशों का दौरा किन 2 देशों को कवर करता है? यानी 29 से 1 सितंबर तक दोस्तों मोदी जी आज आ जाएंगे शायद वापस, है ना? आज तक दोस्तों 29, 30, 31 और 1 इन 4 दिनों में दोस्तों मोदी जी ने किन-किन देशों का दौरा किया? उन 2 देशों के आपको नाम बताने हैं। ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, चीन, रूस या दक्षिण कोरिया और वियतनाम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान और चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी दर क्या थी? ये ऑप्शन है दोस्तों 6.5, 7, 7.8 या 8.2। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मैं दोस्तों आपको इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ। हम दोनों नहीं, आप और हम के बीच, हमारे बीच दोस्तों कुछ इंटरेक्टिव हो, यानी हम हमारे बीच कुछ हो भी, अपने को लगे भी हम जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम आपका कमेंट करना ज़रूरी है और मेरा प्रश्न पूछना भी बनता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों अपना कि अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? कौन-सा कितना जापानी निवेश अपनी टोक्यो यात्रा में दोस्तों मोदी जी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है? आपको बताना है। 5 ट्रिलियन येन, 7 ट्रिलियन येन, 8 ट्रिलियन येन या 10 ट्रिलियन येन? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 10 ट्रिलियन येन। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इस प्रकार से दोस्तों पूरे महीने का करंट अफेयर हमने पूरा कवर कर लिया है। आपको बताना है कि आपको कितने परसेंट सही हुए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।